हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। जो स्टूडेंट अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, जा कर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को पार्ट 3 यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो है जो सीरीज चल रही है वो आप लोग को इंट्रांस एग्जाम स्पेशल के लिए चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट PYQ करना चाहते हैं या मोस्ट VVI क्वेश्चन करना चाहते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो BHS का पेपर देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही VVI ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आप लोग को इस सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ मैं आप लोग को आज का वीडियो यहाँ पर दे रहा हूँ। जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आप लोगों का जो भी होगा टेस्ट होगा, एक तरफ से आपका टेस्ट हो जाएगा और आपका जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा, जो सेरिबेलम है या सेरिब्रम है या मेडुला है या पोन्स है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आप लोगों के सामने एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, यानी कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। आपके सामने एक नंबर क्वेश्चन हो चुका है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों अभी मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, फास्ट नहीं है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा और आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए मैं करा दूंगा ताकि आप लोग को BHS के एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का नर्सिंग से एप्टीट्यूड जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, विच ब्लड वेसल्स कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी कि कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा रक्त वाहिका है जो फेफड़ों से हृदय तक को शुद्ध रक्त को ले जाता है। तो आपके सामने आंसर दिया हुआ है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी या वेना कैवा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर जल्दी से देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका रहने वाला है B नंबर, वो हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो रक्त वाहिका फेफड़ों से और हृदय तक के रक्त को शुद्ध करता है। आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या रहने वाला है, द वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द विच ऑर्गन, स्वर किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी कि हम लोग जो कुछ बोलते हैं, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ अभी, तो वो किस अंग के द्वारा, यानी कि जो हमारा भाषा निकल रहा है, वो जो हम कुछ बोल रहे हैं, स्वर निकल रहा है, जो बोली जिसको बोलते हैं, वो किस अंग द्वारा निकलता है। तो ट्रैकिया द्वारा, लैरिंक्स द्वारा, फेरिंक्स द्वारा या एपिग्लोटिस द्वारा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये आपके सामने ऑप्शन हो गया और ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स के द्वारा हम लोग का जो स्वर है वही उत्पन्न होता है। यानी कि आपके सामने ऑप्शन ये हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया और नीचे में ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्वर किस अंग द्वारा, तो स्वर जो है सो लैरिंग्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये फोर्थ नंबर VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखा है और इसमें भी मैंने आपको यहाँ पे VVI लगा रखा है। द यूनिवर्सल रिसेप्टेन ब्लड ग्रुप सर्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही यानी कि सबका जो ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है, इसमें से कौन सा है। जल्दी से इसका बताइए आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ये 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर नहीं है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों के सामने आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। द यूनिवर्सल रिसिप्टेंट ब्लड ग्रुप इज, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का AB ब्लड ग्रुप जो है सो यूनिवर्सल ग्राही बुलाता है, यानी कि सबको ये दे सकता है। और यूनिवर्सल डोनर की बात करें, यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो O पॉजिटिव होता है। और आपको जो यूनिवर्सल रिसेप्टर जो सबका ले सकता है तो ये हो जाता है AB पॉजिटिव। ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि यूनिवर्सल रिसेप्टर AB पॉजिटिव हो जाएगा और यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो वो हो जाएगा, आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कौन है। यानी कि आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक कौन है, किसे माना जाता है आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कि आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक किसको माना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो मैरी क्यूरी को
या क्लेरा बैर्टन के, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, या मदर टेरेसा को? जल्दी से इसका आंसर बताइए। हु इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? तो इसका आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। तो मॉडर्न नर्सिंग के जो फाउंडर है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि नॉर्मल रेंज, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर, mg में और dl लिखा हुआ है, mg/dl लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। यानी कि उपवास रक्त शर्करा का सामान्य रक्त स्तर कितना होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो उपवास होता है यानी बिना खाए हुए फास्टिंग में जो होता है वो ब्लड ग्रुप जो होता है उसका ब्लड जो शुगर होता है उसमें सामान्य जो शर्करा होता है वो कितना होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने जल्दी से आना चाहिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा जो 70 से 110। यानी कि अगर हम बात करें कि उपवास में यानी कि जिस टाइम तक आप खाना नहीं खाए रहते हैं उस टाइम तक रक्त शर्करा का सामान्य स्तर होता है 70 से 110, यानी कि 70/110 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, 6 का बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में शर्करा के लेवल को नियंत्रित करता है? यानी कि कौन सा हार्मोन शर्करा को नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, या एड्रेनलिन, या एस्ट्रोजन? जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। ये मैं आप लोग को ऐसे जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो टेस्ट हो सके यहाँ पे हो सके, आप अपना टेस्ट दे सके, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है और अभी एग्ज़ाम आ चुका है। आप लोग का जो फॉर्म है BUHS का फॉर्म फिलअप प्रोसेस वो स्टार्ट होने की प्रक्रिया में है। मैं आप लोगों को फिर से एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें BUHS का पेपर जो है वो क्यों नहीं हो रहा है इस पर मैं आप लोगों को बात करूँगा। और इतना डिले क्यों हो गया, क्योंकि सितंबर आ चुका है और अभी तक लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया का कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उस पर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने 7 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, और एस्ट्रोजन। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा इंसुलिन जिसको बोलते हैं मधुमेह, यानी कि इसके द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। सीधा समझ लीजिए, यहाँ से आपको उठा करके यहाँ ले जाना है। कौन सा लिखा हुआ है समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन यही है और आधा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इसी में मिल जाता है। तो आप लोग को क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना है ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 8 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इन विच पोजीशन इज ए पेशेंट प्लेस्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया? स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए रोगी को किस स्थिति में रखा जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए। स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए रोगी को किस स्थिति में रखा जाता है? आपको बताना है फ्लावर पोजीशन में, या लिथोटोमी पोजीशन में, या लेटरल पोजीशन में, या पोर्न पोजीशन में? जल्दी से बताइए आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कि जो मतलब पर्सन होता है या पेशेंट होता है उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए किस पोजीशन में उसको रखा जाता है, या बैठाया जाता है, या उसको सुलाया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही BBI है, ये नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग के सामने हो जाएगा, आप लोगों को सामने सी आंसर हो जाएगा। जो सी होगा यानी कि लेटरल पोजीशन, यानी कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट होती है उनको लेटरल पोजीशन में उनको लेटाया जाता है या बैठाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 9 नंबर आपके सामने क्वेश्चन होगा, ये आपका सामने जो क्वेश्चन होने वाला ये 9 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्लड क्लॉटिंग करना, या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, या आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है हार्मोन का सिक्रेशन करना, या इम्यूनिटी का वीक करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना घटाना, ये सब इसका काम है। जल्दी से बताइए कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो आपको जानकारी हो गया होगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आप लोगों ने इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, पढ़िए इसको। विच डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट प्लेग? कौन सा रोग श्वेत महामारी के नाम से जाना जाता है?
यानी कि वाइट प्लेग यानी कि बहुत ही ये खतरनाक बीमारी मतलब ये रोग होने वाला है जो श्वेत हम लोग महामारी बोलते हैं, वाइट प्लेग बोलते हैं। ये कौन सा रोग कहलाता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, या मलेरिया, या कोलेरा, या टाइफाइड। विच डिजीज इज कॉल्ड वाइट प्लेग? इसका आंसर दीजिए। 9 नंबर नहीं, ये क्वेश्चन 10 नंबर दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है कि वाइट प्लेग हम किस रोग को कहते हैं? तो वाइट प्लेग हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, किस जो है के कारण होता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, या ये जो है वो किस टाइफी के कारण होता है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 11 नंबर रहने वाला है। नॉर्मल पल्स रेट इन न्यू बॉर्न इन्फेंट। जो न्यू बॉर्न बेबी होती है यानी कि अभी मतलब जो जन्म हुए व्यक्ति होता है, ये जो बच्चा होता है, उसमें जो नॉर्मल पल्स रेट होता है यानी कि नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी की दर कितनी होती है? जो धड़कन तेज होती मतलब धड़कन जो चलती है धड़कन, उसमें कितना होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है? तो 60/100 प्रति मिनट, या 100/140 प्रति मिनट, 120/160 प्रति मिनट, या 80/120 प्रति मिनट। इन सभी ऑप्शन में से जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि नॉर्मल पल्स रेट इन न्यू बॉर्न इन्फेंट, न्यू बॉर्न बेबी में जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो कितना होता है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी दीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के साथ ये रहने वाला है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा 120/60, 120/160 हो जाएगा आंसर। यानी कि जो नॉर्मल पल्स रेट इन न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें जो है 120/160 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 120/160 जो है उसका पल्स रेट होता है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा जा रहा है, पढ़िए ठीक से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? भी आई दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड क्लोटिंग जैसे ही आएगा आप लोग को याद करके रखना है कि विटामिन B12 होगा या विटामिन K होगा, इसी दोनों में से होगा, क्योंकि विटामिन C से आपको और A से दोनों में याद रखना है। विटामिन A के लिए जो रतौंधी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ये हो जाता है। और विटामिन C से स्कर्वी होता है। और विटामिन K से क्या होगा और विटामिन B12 से क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लड क्लोटिंग ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके द्वारा ब्लड क्लोटिंग होता है? तो विटामिन K के द्वारा। जैसे ही ब्लड क्लोटिंग कट गया तो K से कट गया, ठीक है दोस्तों। तो ब्लड क्लोटिंग आपको याद रखना है विटामिन K से, तो आपको याद रखना है। तो आपको ये बताना है कि विटामिन B12 से क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, BVI क्वेश्चन। WHO वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना कब हुई? जल्दी से इसका आंसर बताइए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1945, 1946, 1948 या 1950? जल्दी से इसका आंसर बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा 1948, यानी कि 1948 में WHO की स्थापना किया गया था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन के बाद आपके सामने यहाँ पे है, ये 14 नंबर क्वेश्चन ही है। इससे पहले हम लोगों ने 13 नंबर फाइनल किया है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये जितने भी सारे स्तनधारी जीव होते हैं उसमें, चाहे वो फीमेल होती है मतलब फीमेल ही होती है, और वो जो स्तनधारी होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो 21 दिन का होता है, या 28 दिन का होता है, या 35 दिन का होता है, या 40 दिन का? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, और जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मतलब बंद होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, ये दोनों प्रक्रिया क्या कहलाता है? जल्दी से आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। इसका ऑप्शन में आपको आंसर नहीं दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और जब जो बंद होता है यानी कि जब उसका जो ख़त्म होने वाला होती है तो उसको क्या कहते हैं, उस समय को क्या कहते हैं? तो जो मैं एक मतलब जो मीनोपॉज आप लोग याद रखिएगा। पॉज मतलब रुकना। जिस समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रुक जाता है उसको बोलते हैं मीनोपॉज। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसका आप लोग को खुद बताना है।
तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम लोग क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? तो आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 दिन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके सामने हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया कि आप लोग का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सामान्य दिन होता है उसका 28 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आप लोग बात करता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, टिबिया है, ह्यूमरस है, रेडियस है। ये भी क्वेश्चन हमारे मानव शरीर के जो पार्ट है उससे लिया गया है। फीमर है, टिबिया है, ह्यूमरस है या रेडियस है। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने क्या रहने वाला है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने रहने वाला है फीमर, यानी कि लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो हो जाता है आपका फीमर, तो ए आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है? विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कौन सी है, क्या है, जल्दी बताइए। नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, ग्लोमेरुलस या न्यूरॉन? ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा सा रहने वाला है। विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इसको आपको घेरा कर लेना है। और यूनिट ऑफ किडनी, तो यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा होगा? और ये क्वेश्चन कितना था आप लोग को याद रखना है, 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग के सामने आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो यूनिट ऑफ किडनी है, यानी कि यूनिट ऑफ किडनी है स्ट्रक्चरल ऑफ फंक्शनल, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ए नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पढ़िए इसको। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अडल्ट इज, वयस्क में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जो वयस्क होते हैं, जो 18+ जिसको माने जाते हैं, उसमें, ठीक है, उसमें जो है वो रक्तचाप कितना होता है? 80/60 होता है, या 100/70 होता है, या 120/80 होता है, या 140/90 होता है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा बार करा रखा है, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊँगा। इसको आपका खुद आपको बताना है, इसको आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आप लोग का भी टेस्ट होता रहे। ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता दूंगा, ताकि आप लोग मज़े मज़े रहिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर भी बताना पड़ेगा कोई कोई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 3 से 4 बार करा रखा है। जितने भी सारे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मिस कराया था, वो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके सामने 19 नंबर आने वाला है, सॉरी 18 नंबर आने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा ग्लैंड है जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, या पैनक्रियाज? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोगों के सामने। ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग दीजिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, तो प्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है ए नंबर। ए नंबर आंसर के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो बायोलॉजी की क्लास लिया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो समझ लीजिए कि आयोडीन की कमी से कौन होता है। और इससे पहले मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो विटामिन के जितने भी से नाम है, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, इन सभी का जो रासायनिक नाम है वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और इससे कौन सा रोग होता है, इसके डिफिशियंसी से, जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन रोग होता है, बी के डिफिशियंसी से कौन रोग होता है, सी के डिफिशियंसी से कौन रोग होता है, डी से कौन होता है, आयोडीन की कमी से कौन होता है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, गोइटर, एनीमिया, स्कर्वी। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्कर्वी विटामिन सी और रिकेट्स विटामिन डी, बच गया 2, और इसी दोनों में से आपका आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जो कि आपका आंसर होने वाला है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने ये हो गया गोइटर। आयोडीन की कमी से आपका आंसर हो जाएगा गोइटर। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है सो गोइटर होता है।
20 नंबर क्वेश्चन दिखाया जा रहा है आपके सामने, विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। कृत्रिम श्वसन, यानी कि श्वास तो हम लोग लेते ही हैं, लेकिन आर्टिफिशियल जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, उसके द्वारा जब हम श्वास लेते हैं वो बोला जाता है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। कृत्रिम श्वसन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। कृत्रिम गैस में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है कृत्रिम श्वसन में? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या हीलियम गैस का? जल्दी से इसका आंसर बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने कौन सा रहेगा? तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होगा तब, या हम लोग जो श्वास लेते हैं उसमें जो गैस होगा सो दोनों में सेम होगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ऑक्सीजन। तो हम लोग भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और साथ में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन गैस ही भरा होता है, इसके आपको याद रखेगा। लेकिन इसीलिए आपको मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इसका नाम दिया गया है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस भरा होता है। तो ये आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि मानव शरीर में कितनी कपाल तंत्रिकाएँ होती है? तो 10, 11, 12, 13 आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, 10 होगा, 11 होगा, या 12 होगा, या 13 होगा? तो मानव शरीर में जो है वो 12 कपाल तंत्रिकाएँ यानी कि क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, 12। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो उसका जो क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नर्वस सिस्टम का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो एक्सॉन होता है, न्यूरॉन होता है, डेंड्राइट होता है, या सिनेप्स होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या? नर्वस सिस्टम। तो इसका नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, उसका आंसर आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन आपके सामने दिया गया है बी नंबर में, तो आपका सामने जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। 23 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस। अभी मैंने बताया, कितनी बार मैंने बता रखा है ये क्वेश्चन सब, तो समझ लीजिए कि कितना VVI क्वेश्चन रहने वाला है और कितना अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो मैंने अभी बताया विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से क्या होता है, और तो और दोस्तों इसमें हम लोग आगे देखें विटामिन B12 की कमी से क्या होता है। तो सी और डी मैंने आपको बता दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने कई बार बता रखा है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं, आपको आगे दिख रहा होगा, द कंडीशन ऑफ लो हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज कॉल्ड। यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से को क्या कहते हैं? जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं, ल्यूकोमिया बोलते हैं, या थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, या हीमोफीलिया बोलते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, तो 24 नंबर क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा। यानी कि रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो उनसे हमें जो एनीमिया हो जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमको उसको बोलते हैं निमोनिया बोलते हैं, यानी कि एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया, निमोनिया नहीं, एनीमिया, ठीक है। ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो हमारे शरीर में जो लीवर है, हमारे शरीर में जो लीवर ग्लैंड है वो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाती है। तो ये आपके सामने आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर ये आपका आंसर होने वाला है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद इस सेशन को हम लोग एंड करने वाले हैं। हाउ मेनी चेम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत हल्का भी क्वेश्चन है। तो मानव शरीर का जो हार्ट होती है, ये मानव शरीर का जो हार्ट होती है, इसमें मतलब कितने सारे चेम्बर होते हैं वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो आप लोगों को जल्दी से बताना है कि 2 होती है, 3 होती है, या 4 होती है। ये आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है 4, यानी कि मानव शरीर में कितने जो कक्ष होते हैं वो दिया गया है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी
बैक्टीरियोलॉजी जो होता है उसके फादर किसको कहते हैं, इसको जनक किसको कहते हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा जो है सो किसी न किसी चीज़ का जो जनक है वो पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पूछा जाता है कि द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये आपको याद रखना है। तो बैक्टीरियोलॉजी जो है सो 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो लुई पास्चर का है, रॉबर्ट कोच का है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का है या एडवर्ड जेनर का है। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से इसका बताइए, 28 है या 27 है। ये 27 नंबर दोस्तों। ये 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, रॉबर्ट कोच को बोलते हैं। तो आपका सामने बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने बी नंबर आंसर रहने वाला है। विच इंस्ट्रूमेंट, ऐसा मापक, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं। यानी कि जो हमारे ब्लड में रक्त को जो शर्करा मूव करती रहती है उसके मापने को इकाई के, या ब्लड प्रेशर को मापने की इकाई को क्या कहते हैं। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं या स्फेग्मोमीटर बोलते हैं या स्टेथोस्कोप बोलते हैं या बैरोमीटर बोलते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन रहने वाला है और ये सामने क्वेश्चन है और ये नीचे में ऑप्शन दिया गया है। तो जल्दी से 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद आप लोगों को हम आगे लेकर चलेंगे। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, तो आपके सामने आंसर हो जाएगा स्फेग्मोमीटर। स्फेग्मोमीटर के द्वारा हम लोग रक्तचाप की माप करते हैं, यानी कि रक्तचाप की माप करने वाला यंत्र वो हो गया स्फेग्मोमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंड लास्ट इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, अगर हो सकता है तो आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये 30 तक हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती है। 10, 11, 12, 14। 10 दिया ऑप्शन, 11 दिया है, 12 दिया है और 14 दिया है। तो इन सभी में से आपको बताना है कि कितने जोड़ी पसलियाँ मानव के शरीर में होती है। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों के सामने आंसर हो जाएगा 12 पसलियाँ। 12 पसलियाँ जोड़ी जो होती है मानव शरीर में पसलियों का जोड़ी होती है। तो ये आपको आंसर याद रखना है कि आपका सी हो जाएगा, यानी कि उस क्वेश्चन का ही आंसर आपको याद रखना है कि आपका सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया आप लोगों को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और याद करके रखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं हो। लास्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिख रहा हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द वैक्सीन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। किसी भी इंसान को अगर टीबी हो जाता है तो उस इंसान को टीबी रोग से बचने के लिए हमें कौन सा उसको टीका देना पड़ेगा, कौन सा उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द वैक्सीन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज, 6 रोग जिसको टीबी बोलते हैं का टीका कौन सा है। 6 रोग अगर किसी को हो जाता है, किसी को ट्यूबर हो जाता है तो उसको इन सभी ऑप्शन में से कौन सा जो है इंजेक्शन हम उनको देंगे। तो BCG का टीका देंगे या DPT का टीका देंगे या पोलियो का टीका देंगे या हेपेटाइटिस B का टीका देंगे। जल्दी से आप लोग बताइए कि जिस इंसान को ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी रोग हो जाएगा उसको हम लोग क्या देंगे, BCG का टीका देंगे, DPT देंगे, पोलियो देंगे या हेपेटाइटिस B देंगे। तो ये आपके सामने ऑप्शन रहने वाला है। तो इस ऑप्शन का क्वेश्चन आप लोग के सामने हो जाएगा, BCG का टीका हम लोग देंगे। तो जिस आदमी को या जिस पर्सन को, जिस फीमेल को, मेल को ये ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा उसको हम लोग BCG का टीका देंगे तो ही जा कर के उसको ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो सकता है। तो ये आप लोगों के सामने लास्ट और 30 क्वेश्चन हो चुका है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे 30 से आगे, जो भी आगे कुछ क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने बताया 1 से लेकर के 30 तक आप लोग को टोटल जो क्वेश्चन है उसको VVI तौर पे याद करना है और अच्छे से इसको लिखना है और याद भी कर लेना है। इस PDF के लिए आप हमारे इस WhatsApp नंबर पे भी कॉल नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते रहते हैं तो क्लास लेने में परेशानी हो जाती है। तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ये आप लोगों के सामने नंबर आने वाला है 8789108101। इस नंबर पे आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा तो मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इससे बेहतर है कि आप लोग को जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ते जाना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।